सांसदों के प्रति जो उदासीनता थी, ये दोनों फैक्टर्स मुझे लग रहा है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर जीत गए। जी हाँ, 1,40,000 वोटों से चुनाव जीता है। और आशीष जी, इस खबर को आप ही ने ब्रेक किया था सुबह सबसे पहले। जी देखिए, यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो मैं बताऊंगा यूपी और बिहार के बारे में। ये देखिए, भले ही इंडिया अलायंस की बात हो रही कि उन्होंने गठबंधन बनाया, मगर आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस और बेहतर कर सकता था। यहाँ पर इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ अलायंस नहीं किया। ये चाहते थे अलायंस करना, और ऐसी बिहार में पप्पू यादव भी आगे चल रहे हैं पूर्णिया से, और उन्हें भी तेजस्वी यादव ने दरकिनार कर दिया था। तो कहीं ना कहीं दो बड़े चेहरे जो बीजेपी के खिलाफ मुखर थे, उन्हें इंडिया अलायंस ने अपने साथ नहीं लिया था। दोनों ही आगे चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज इंडिया अलायंस के लिए भी है, खासतौर पर जो उनके मुखिया हैं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, कि उनका जो अहंकार है वो भी कहीं ना कहीं दिखता है। ये नगीना की जीत जो है वो इंडिया अलायंस के मुंह पर भी एक तमाचा है कि चंद्रशेखर जो है चाहते थे कि वो इस अलायंस का पार्ट बने, मगर उन्हें नहीं लिया गया। वो निर्दलीय जीत रहे हैं। और इसी तरीके से बिहार में पप्पू यादव चाहते थे, उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन किया था, वो चाहते थे वहां से लड़ना, मगर उन्हें तेजस्वी यादव ने वहां से टिकट नहीं होने दिया, और वो भी निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के दो बड़े निर्दलीय बिहार और यूपी से दोनों, एक तो जीत चुके हैं और दूसरा आगे चल रहे हैं। तो क्योंकि अनिल जी को जाना है, तो एक सवाल का जवाब देते हुए सर चले जाइए। जिस बात का जिक्र आशीष जी कर रहे हैं, उसी चीज में मैं एक और एड ऑन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश को लेकर, खास तौर पर कि कई जगह तो ऐसा हुआ प्रत्याशी नहीं बदले, एक ही प्रत्याशी, और बार बार कह रहे हैं कि आप मुझे देखिए। और कई सीटों पर ऐसा हुआ 14 में प्रत्याशी उतारा, उसका देख लिया क्या है, 19 में फिर बदल दिया, और देखा काम नहीं किया, 24 में फिर बदल दिया। ये भी सर कोई ऐसा प्रत्याशी मैदान में चुनिए, उतारिए, जो जमीन पर रहकर काम करे, जिसकी अपनी कोई छवि हो। बार बार कोई सिर्फ आपकी छवि देखकर थोड़ा ना वोट दे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक सवाल है, मेरे को लगता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर था वहां पे। इस बात को मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वहां पे 10 साल से जो सांसद थे उनको करीबन 58 लोगों को दोबारा रिपीट किया गया। ये एक बड़ा फैक्टर है, लोग सांसदों से नाराज थे। दूसरा एक फैक्टर और होता है जो पूरे देश में भी चला है मेरे ख्याल से, विपक्ष के बड़े चेहरों को लाना और उनको सीधे चुनाव लड़ा देना। ये भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर गलत मैसेज गया इसका, कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को मौका नहीं मिलता, और विपक्षी लोगों को, उन लोगों को जो जिनके खिलाफ हम लड़ते आए, हमारे सर पे लाद दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो खुद की जो एक सोच होती है, एक विचारधारा, उसके खिलाफ है ये पूरा मामला। तो उससे भी एक मैसेज गया, जो अभी बता रहे आशीष जी, कि संघ के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग उस ताकत से, उस गर्मी जोश से नहीं लड़े जिस लोड से वो लड़ते आए, जिसके लिए वो माने जाते हैं। तो ये फैक्टर रहे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उत्तर प्रदेश से एक बड़ा फैक्टर रहा है। दूसरा जो अभी आशीष जी ने बताया, वो भी एक फैक्टर है कि जो अभी केजरीवाल के बयान की जिक्र कर रहे थे, मैं तो उसको तो नहीं मानता, लेकिन दूसरा फैक्टर है कि जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार तो चलता ही जातिगत राजनीति पे है, जातिगत और धर्म की राजनीति पे चलता है। तो सोशल इंजीनियरिंग करने में कभी जो बसपा माहिर हो गई थी और बसपा जीत गई थी एक बार असेंबली के अपने पूर्ण चुनाव में, ऐसे ही इस बार सोशल इंजीनियरिंग कोशिश अखिलेश जी ने की, जिसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आए। वो तमाम चीजें फिट बैठ गई हैं, और परिणाम के तौर पर तमाम चीजें सामने हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव जीत गए, और खीरी से अजय मिश्र टेनी, एनपी सिंह जी हार गए हैं। और ये बात हम लगातार आपसे कह रहे थे, इससे पहले भी तमाम बीजेपी के जितने नेता प्रवक्ता बैठते थे, हम ये कहते थे कि खीरी में सर नाराजगी है, और खासतौर पर जो किसान बेल्ट है वहां पर भी नाराजगी है। लेकिन आप लोग इस बात को टाल देते थे सर। अमित शाह खुद रैली करने पहुंचे थे और जाकर कहा था कि आप इनको जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। और परिणाम सर देखिए आपके सामने, आपसे आकलन नहीं हो पाया सही तरह से। और उत्तर प्रदेश ने 2014 में आपको बनाया था, और इसी उत्तर प्रदेश ने आपको कमजोर कर दिया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो किसान आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन से हम लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। किसान आंदोलन की बात को थोड़ा कहीं ना कहीं समझना चाहिए था। किसान आंदोलन के खिलाफ जो भी प्रदर्शन है वो सब चले किसान आंदोलन के, उनको कहीं ना कहीं हम लोग पूरा मैनेज नहीं कर पाए, जिसके वजह से हम लोगों को यहाँ भी नुकसान हुआ है। तो किसान पूरा प्रदेश किसानों का है, चाहे हरियाणा ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, पंजाब ले लो, बहुत सारे किसान हैं जो किसान धरने पर बैठे रहे, चाहे वो पंजाब में भी सर वही हाल हुआ। जी, पंजाब में भी, मैं सभी जगह की बात कर रहा हूँ।
पंजाब में तो शायद खाता भी नहीं खुल रहा है बीजेपी का। हम लोगों को किसान आंदोलन से नुकसान हुआ है, किसानों को हम लोग खडूर साहब से जीते रहे और उसके वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो हमें इस बात को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि किसानों को भी हम लोग साथ लेकर चलें और किसानों की समस्याओं का समाधान करें। चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला लिया, पहले किसान आंदोलन, किसानों का एक कानून बनाया, फिर वो 1 साल के बाद वापस हुआ, तो इससे भी हम लोगों को नुकसान हुआ है, जो कि आज सामने यही तो नजर आ था रहा ना सर। अब देखिए, जनता जनार्दन बहुत समझदार होती है जब वोट करती है। जब 14 में आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी तो देख लिया, 19 में दे दी देख लिया, और प्रदर्शन करते रहे, वो बैठे रहे, आपने नहीं सुनी जी। अब जहां तक लगता है उन्हें कि आप सुनेंगे, अगर कोई प्रदर्शन भी बिल्कुल करेगा सुनना चाहिए, तो चाहे नहीं केंद्र में बिल्कुल कोई भी सरकार हो, उसको सुनना ही चाहिए। कानून अब तो सुनाने के लिए उसको तो सुनना ही पड़ेगा। अब तो उनको सुनाने के लिए सहयोगी बैठे हैं। हाँ, वही ना, अब सुनना पड़ेगा, सुनना ही चाहिए। और आप उधर आरएलडी 2 सीट वाली भी कह सकती है, देखिए हमारा वोट बैंक किसान है, हाँ, आप एकदम। इनकी सुनो पहले, वरना फिर हम जा रहे हैं। तो आप कहेंगे अच्छा हम सुनते हैं। एक चीज मैं यहाँ जाते जाते जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए, जो आज को लग रहा है कि अप्रत्याशित नतीजे हैं, मुझे लगता है नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इन नतीजों के बारे में कल्पना की थी। हाँ। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, अगर ऐसी कल्पना नहीं की होती तो वो उस समय जेडीयू को अपने साथ लाने की कोशिश ना कर रहे होते, वो आरएलडी को अपने साथ लाने की कोशिश ना कर रहे होते, वो शिवसेना को कि शिंदे गुट को अपने साथ लाने की बात ना करते, या एनसीपी को नहीं तोड़ने की कोशिश करते। यानी वे सारी कोशिश इसलिए कर रहा हूं, अगर ये नहीं हुआ होता, हो सकता है नतीजे जो आज इंडी गठबंधन सोच रहे के कुछ पीछे रह गए, ये शायद बिल्कुल आरएलडी अलग होती, 2 सीट कम, उधर जेडीयू अलग, सिर्फ 2 सीट नहीं, सिर्फ 2 सीट नहीं होती, उसका उत्तर प्रदेश में बाकी सीटों पर प्रभाव पड़ता है। मेरा कहना है, ये मैं जो कह रहा हूँ, ये प्रत्याशित नहीं है नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए। उनको मालूम था 10 साल का जो अरसा होता है बहुत लंबा होता है, इनकम एंटी इनकमेसी फैक्टर होता है, उनको ये बात ध्यान में थी, इसलिए उन्होंने पहले से इसके मेजरमेंट बनाने शुरू कर दिए थे कि आप कुछ ना कुछ बचाव भी लेना शुरू करिए। इसलिए उन्होंने बिहार को जेडीयू को लिया, उन्होंने बीएसपी को इसका साथ ही नहीं होने दिया इंडी गठबंधन का, उन्होंने आरएलडी को अपने साथ ले लिया, उन्होंने महाराष्ट्र में खेला कर लिया। ये सारी चीजें ही इसलिए हुई, अगर ये ना हुई होती तो हो सकता है कि एनडीए को और ज्यादा नुकसान होता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और क्योंकि राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आशीष जी, देखिए, जाहिर तौर पर मैं इस बात से एकदम ऐसे ही है। सहमत हूं, अनिल जी की इस बात से एकदम सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से डेस्परेशन दिख रहा था बीजेपी में, बहुत छोटे छोटे लोगों को वो शामिल करे। तो उत्तर प्रदेश में केवल आरएलडी की बात नहीं है, आप समझिए कि निषाद पार्टी को एक सीट लेकर वहां लेकर आए, भली वो सीट वो हार रहे हैं। ऐसे भाजपा को एक सीट लेकर वो राजभर को लेकर आए, जबकि राजभर आपको पता है उन्होंने किस तरीके से विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे उनको लाने के, दारा सिंह चौहान और इन लोगों को, मगर फिर भी बीजेपी लेकर आई। तमाम कोशिश की उन्होंने गोलबंदी करने की, जातीय गोलबंदी को करने की। इसी तरीके से बिहार में उन्होंने जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, अलग अलग समूहों को जोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बीजेपी को इस बात का कहीं ना कहीं एहसास जरूर रहा होगा कि चुनाव इतना आसान नहीं है। भले ही 400 का नारा उन्होंने दिया हो, बट जो उनका वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके से उन्होंने एनसीपी को तोड़ा, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, उन्हें शायद इस बात का एहसास था कि चुनाव आसान नहीं होगा। फिर भी जैसा मैंने कहा कि देखिए, कह सकते हैं फिगर्स को अगर आप देखिए तो जाहिर तौर पर एनडीए बहुमत के साथ है, मगर मोमेंटम अगर आप मुझसे पूछिएगा तो इस वक्त विपक्ष के पास है, क्योंकि विपक्ष एक तरीके से देश में राइट ऑफ कर दिया गया था। कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना कर ली गई थी, और कांग्रेस अगर 100 सांसदों के साथ लगभग डबल, पिछली बार 52 एमपीज थे उनके, उन्हें लीडर ऑपोजिशन तक का दर्जा नहीं मिला था, क्योंकि 10% चाहिए होते हैं, 54 सांसद चाहिए होते हैं आपको। वहां से उठकर अगर 100 सीटों के आंकड़े पर कांग्रेस आ रही है, तो जब आप लोकसभा में जब आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस के 231 सांसद खड़े होंगे, तो बहुत प्रेशर होता है, एक मोरल प्रेशर होता है। भले ही आप नंबर्स आपके पास हो, मगर सरकार चलाना आसान नहीं होता है। कई लोग जो परिकल्पना करते थे कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, और मैं जानता हूं भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी चाहते थे कि एक मजबूत विपक्ष हो, उनका भी सपना साकार हो गया है कि सरकार भले, कई लोगों को मैं जानता हूं इस तरीके से काम करने से खुश नहीं थे, कई लोगों को जानता हूं बीजेपी के और एनडीए के कई लोगों को जानता हूं जो ये कहते थे सरकार भले ही हमारी हो, मगर एक मजबूत विपक्ष हो। मुझे लगता है मतदाताओं ने इतना हिसाब किताब से सब किया है कि भाजपा की सरकार भी बना दी, मोदी जी प्रधानमंत्री भी हो गए, और एक मजबूत विपक्ष भी हो गया। तो डेमोक्रेसी का इससे खूबसूरत चेहरा तो कुछ हो नहीं सकता था। हमें पूरी तरीके से जो है मतदाताओं को बधाई देनी चाहिए। इसमें एक बात तो आशीष जी मैं जरूर कहूंगा, देखिए 60 से ज्यादा सीटें के आसपास कांग्रेस बढ़ रही है और 60 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी घट रही है। तो जो प्रोजेक्शन है, जनता का प्रोजेक्शन है, वो तो ये है कि बीजेपी को उन्होंने डाउन किया है और कांग्रेस को अप किया है। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात अब मुझे लगता है कि अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। जाहिर सी बात है।
दोहराई जानी भी नहीं चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष और तो होना लोकतंत्र के लिए चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैंने जैसा कहा कि बिल्कुल, तमाम जो पॉलिटिकल हाँ, कमेंटेटर्स हैं, हाँ, इवन भाजपा के कई जो हाँ, बड़े नेता हैं, हालांकि खुल के नहीं बोल पाते थे, हाँ, पर वर्कर्स हो या नेता हो जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, सबकी ये थी कि एक मजबूत विपक्ष रहता है, वो एक चेक एंड बैलेंस रहता है। बिल्कुल। किसी की सरकार बने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक चेक एंड बैलेंस के तौर पर एक मजबूत विपक्ष रहे। हाँ। 231 सांसदों के साथ अगर इंडिया हाँ। गठबंधन लोकसभा में खड़ा होगा तो मुझे लग रहा है कि एक चेक एंड बैलेंस, जैसे किसान आंदोलन की बात थी, हाँ। किसान आंदोलन का जैसा मुद्दा अगर अभी कोई आएगा तो न केवल इंडिया अलायंस बल्कि विपक्ष सरकार के अंदर भी ऐसे सहयोगी दल हैं जो खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि इस मुद्दे का समाधान किया जाए। या ऐसा न होगा कि किसान एक साल तक जो है दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर बैठा रहे जी। और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है ये एक चेक एंड बैलेंस जनता ने इस बार कर दिया इससे है, नुकसान हुआ है, हाँ। इससे बड़ा नुकसान हुआ है। उसका चेक एंड बैलेंस इस बार कर दिया गया है। अभी तो नजर आता आशीष जी, लेकिन ये गठबंधन का कौन सा गुट किसके साथ रहेगा ये भी देखने में दिलचस्प है। अभी बहुत इधर उधर होगा। चलिए अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपको कहीं जाना भी है। आप अमरनाथ पासवान जी, शो तो हिट हो गया आपका, ये मान लीजिए, जो आप भले ही सरकार नहीं बन पा रही है लेकिन शो आपका हिट है। देखिए, सरकार बनना न बनना वो तो जनता का जनादेश का सम्मान हम सब करते हैं। जनता ने जिसको जनादेश दिया वो सरकार बनाएगा, और जिसको नहीं दिया वो प्रयास करेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनता की समस्याओं के लिए लड़ेगा। जी, जैसे आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी, चाहे युवाओं हाँ। की लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, महिलाओं की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, हाँ। और उसका फायदा भी मिला हमको। जनता ने हमको प्रचंड एक तरीके से जीत हाँ। दिया, और जिस तरीके से जो सरकारी मशीनरी काम कर रही थी, जिस हाँ। तरीके से एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, जिस तरीके से एग्जिट पोल ला करके और डराने का और दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा था 3 दिनों से, तो हम लोग तो ये सारी बातें समझ रहे थे और हाँ। जनता भी ये सारी बातें समझ गई थी। हाँ। अगर एग्जिट पोल पहले आ जाता और 1-2 चरणों का चुनाव अगर होता तो हमें लगता है सारी सीटें इंडिया गठबंधन को जनता देती, क्योंकि जनता देख ली थी कि किस तरीके से 140-45 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया जा रहा था। और अब किसी भी देखिए, आप तरीके का एग्जिट कोई पोल्स कानून, को कोई इन आर्टिकल, परिणामों के कोई लिए तो अभ्यर्थी- जिम्मेदार ना ठहराएं, क्योंकि वो देखिए तमाम वोटिंग्स के बाद हुए, बात सामने आए, तो उनसे तो कोई किसी तरह का मॉरल तो अप डाउन हो सकता है परिणाम के पहले, हाँ, लेकिन वोटिंग पर तो देखिए कोई असर नहीं पड़ा। आदित्य जी, वही बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अब मैं ये बोला कि अगर 1-2 राउंड की और अगर मतगणना होती तो शायद जनता पूरी तरीके से वोट दे देती अपना इंडिया गठबंधन को, क्योंकि बीजेपी और मोदी जी का जो चेहरा है झूठ बोलने का, लोगों को हाँ। छलने का, तो चाहे 14 में इनका एजेंडा रहा हो, अखिलेश यादव तो कह रहे थे, आपके सहयोगी हैं, 15 लाख इतने भी बहुत लंबे हैं और बीजेपी तो जानबूझ के गर्मी में चुनाव करा रही। लाने का, 2 करोड़ रोजगार देने का। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि जिस आप कह रहे हैं तरीके 1-2 चरण और होते अगर, युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, कोई हाँ। भी परीक्षा संपन्न नहीं हो पाया सफलतापूर्वक, सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गया, पेपर लीक प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश जाने जाने। हाँ। तो देखिए, जनता तो बहुत खुश है कि कम से कम जिस लोकतंत्र के माध्यम से आज बीजेपी को 200 से अधिक 294 सीटें हाँ। दिख रही है, वो जनता ने जनादेश दिया, वो लोकतंत्र की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। लेकिन उसी संविधान और लोकतंत्र और गरीबों के आरक्षण के पीछे सरकार पड़ गई थी। इसलिए देखिए, जनता ने शौक सिखा दिया कि जिस लोकतंत्र की सुंदरता से आप सत्ता हाँ। में आते हो, उसी लोकतंत्र का गला दबाने वाले हो। हाँ। गला दबाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए 400 पार चाहिए, क्योंकि अनंत हेगड़े लल्लू जी हाँ। आ गए अयोध्या से, उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ और संविधान के खिलाफ आग उगला। हाँ। ज्योति मिर्धा ने नागौर से आग उगला, अनंत हेगड़े ने किया, और रामायण सीरियल के जो राम है उन्होंने, अरुण गोविल ने किस तरीके से संविधान के खिलाफ बोला। तो हाँ। जनता तो इनकी नीतियों को समझ गई थी, ये गरीबों का आरक्षण खत्म करने वाले हैं, हाँ। ये जो इस देश की सुंदरता है एक लोकतंत्र की वजह से, उस लोकतंत्र को हाँ। खत्म करने वाले हैं। हाँ। तो वो तो संविधान, लोकतंत्र और गरीबों का आरक्षण बच गया कि 294 तक पहुंचे। हो हाँ। सकता है अभी नीतीश जी का बैनर लगा है बिहार में कि हम सबके हैं, अभी पता नहीं नीतीश जी कहाँ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू जी हाँ। कहाँ जाएंगे। हाँ। अभी देखिए राजनीति में किस तरीके से मोड़ 1-2 दिनों में आने वाला है, उस पर भी अभी बहस होगी। तो आदित्य जी, नहीं खैर, सोचने के लिए ख्याल अच्छा है, आप सोच सकते हैं सर, नीतीश कुमार के बारे में भी सोच सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी सोच सकते हैं। आशीष जी, देखिए, बार बार जो ये बात हो रही है कि एनडीए में जो 2 बड़े अलायंस हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये क्या करेंगे,
इसमें आपको ये चीज समझनी कि दोनों इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं होते तो अपने लिए कुछ पोजीशनिंग देखते वगैरह। हाँ। दोनों ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार में है, चंद्रबाबू नायडू की वापसी हुई है आंध्र प्रदेश में। हाँ। ऐसे में दोनों की कोशिश ये होगी कि बार्गेन करके वहां पर राज्यों में अपनी जो है प्रभुता स्थापित करें। बिल्कुल। नीतीश कुमार एनडीए से बाहर इस वक्त नहीं जाएंगे क्योंकि उनके लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। ये जो बात चल रही थी कि अब नीतीश कुमार को अलग करके बिहार में, चूंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के लिए जो प्लान बीजेपी ने तैयार करा था, अगर बीजेपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार होती जहां वो जेडीयू पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो आप ये तय मान के चलिए जितेश कि अगला चुनाव बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पे नहीं लड़ने वाली थी। नीतीश कुमार को कह सकते हैं कि इस उम्र में जाकर एक जीवन दान मिल गया उनको, राजनीतिक जीवन दान। बड़े भाग्यशाली है कि अब वो फिर से डिमांड में है। उनका जो मुख्यमंत्री का अगला टर्म है वो बीजेपी उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और इसके एवज में वो यहाँ केंद्र में मुझे लग रहा है अच्छी खासी संख्या में मंत्रालय भी लेंगे और अच्छे मंत्रालय लेंगे इस बार वो बार्गेन करके। और दूसरी तरफ राज्य में अपना मुख्यमंत्री पद जो है वो सिक्योर कर लेंगे। मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ चंद्रबाबू नायडू करेंगे। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू अपना वहां मुख्यमंत्री के तौर पर वहां स्थापित होंगे। आंध्र प्रदेश में एक समस्या यह है कि केंद्रीय फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। राज्य बनने के बाद जो ज्यादातर रिसोर्सेज हैं वो हैदराबाद के कारण तेलंगाना में चला गया है। तो वहां पर चंद्रबाबू नायडू इस पोजीशन को बार्गेन करेंगे, अपने लिए मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट लें और मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर अपने आप को स्थापित करें मजबूत। तो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन। इस वक्त कोई कारण नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार ये सब कुछ छोड़कर चंद्रबाबू नायडू और जाकर इंडिया अलायंस के पास चले जाएं। हाँ, मुख्यमंत्री ये नहीं होते, विपक्ष में बैठे होते तो जरूर कुछ सपने देखते, मगर फिलहाल दोनों स्थापित हैं, अपने अपने राज्यों में अपने आप को स्थापित करेंगे। केंद्र से ज्यादा पैकेज मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को केंद्र में शामिल कराएंगे, ये चीज जरूर करेंगे, मगर रहेंगे ये एनडीए के साथ ही। तो मुझे लग नहीं रहा, कोई कारण नहीं दिखता अगले साल विधानसभा चुनाव तक। और उधर वो कंफर्ट नजर भी नहीं आते, कोई कारण नहीं दिखता, पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है। इतना जरूर होगा, जैसा मैं बता रहा हूं, केंद्र से ज्यादा रिसोर्सेज दोनों लेंगे अपने अपने राज्यों के लिए, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। और साथ ही केंद्र में मंत्रालय में बड़ी चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा मंत्री भी मिले और अच्छे मंत्रालय भी मिले। ये जरूर आप देखिएगा, ये होगा। बिल्कुल। तो समझ रहे हैं अमरनाथ जी, ये जो विश्लेषण है ना, और हर जगह यही विश्लेषण है, समझिएगा इस बात को आप। तो यहां पर ये इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है एनडीए के सामने। एनपी सिंह जी, ये एक मजबूरी टाइप भी हो गई है आपके लिए भी। देखिए, हालांकि इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, आप सहमति भी जता रहे हैं इस बात पर, लेकिन बार बार मैं चूंकि घूमकर इसलिए आ रहा हूं कि है ऐसा। देखिए, मजबूरी नहीं कह सकते, मजबूरी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे और गृह मंत्री जी पुराने एक्सपर्ट हैं, पुराना एक्सपीरियंस है सब लोगों का। उनको 10 साल यहाँ पर भी सरकार चलाने का अनुभव है, मोदी जी को गुजरात में भी सरकार चलाने का अनुभव है, तो वो सारे को मैनेज कर लेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी के दबाव में आकर सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे अपनी शर्तों पे, अपने हिसाब से ही बनाएंगे, क्योंकि आज भी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और पूरे गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार का जो आंकड़ा होता है वो काम करने में बहुत मदद करता है। और ये हमने 10 साल में देखा जी कि सरकार को जो भी फैसले लेने होते थे वो धड़ाधड़ लेते थे। जैसे राहुल गांधी कहते थे ना, खटाखट, इसी तरह से नरेंद्र मोदी फैसले लेते थे। वो सहयोगी पता भी नहीं चलते थे कौन है, मीटिंग कब हुई, किससे बात हुई, किसी से पूछा भी गया कि नहीं, कौन सी चर्चा हुई, नहीं। मैंने पहले ही कहा वो अनुभवी हैं, आया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सर। हाँ जी अजितेश, देखिए ये कोई छुपी हुई बात नहीं है दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में कि जो बीजेपी का अपना खुद का सरकार था तो किस तरीके से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, गवर्नेंस जो सेंट्रलाइज था। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि किसी भी मंत्री को अपने निजी सचिव को रखने का भी अधिकार नहीं था। निजी सचिव जो है पीएमओ से अपॉइंट होता था। जो भी मंत्री बनता है, अमूमन ये होता रहा है कि अपना निजी सचिव जो है, जो पीएस बोलते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद ही चुनता है। मगर ये भी जो है किसी के हाथ में नहीं था। सहयोगी दल हो चाहे खुद बीजेपी के मंत्री हो, ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही तय होता था। ये सब चीजें आप सहयोगी नहीं होने देंगे। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्रालय में मंत्री का जो पीएस लगता है, बाकी छोड़ दीजिए कि किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है और किसको क्या विभाग मिलेगा, ये सब अलग चीजें हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड थी। जो गवर्नमेंट का सिस्टम था, सरकार के जो विज्ञापन जारी होते थे उसमें किसकी तस्वीर लगेगी, क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें थी। इन सब चीजों में आप राड देखिएगा। यहाँ पर आपको सरकार चलाने का, जिन्होंने सही कहा, तजुर्बा सरकार में रहने का लंबा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, बट कोएलिशन सरकार चलाने का भी नहीं है। ये पहला अनुभव होगा। और जिस तरीके से मैंने जैसा कहा
कि जिस तरह का पूरा कैंपेन मोदी की गारंटी नाम से इस बार हुआ, अगर सहयोगी दल होंगे तो वो नहीं होने देंगे, नीतीश कुमार तो नहीं होने देंगे। वो जरूर ये बात कहेंगे कि भाई एनडीए का एजेंडा लागू होगा, और ये आपको देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। विपक्ष के पास अभी भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि प्रधानमंत्री का दावेदार हो, चाहे अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, किसी की भी अगर हम बात करें, केजरीवाल जी हो, जो भी उनके साथ सहयोगी दल मिलकर लड़े हैं, अभी तक कोई भी एजेंडा उनके पास ऐसा नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सेट पहले से बना हुआ है और प्रधानमंत्री का दावेदार आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उसके अलावा कहीं पर उनके नाम पर कोई द्वेष नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज भी इकट्ठी है और आज भी पूरे बहुमत के साथ खड़ी होगी। नहीं है सर, यही बात तो अच्छी है। और सामने कोई नेता ऐसा नहीं है जिसमें सभी की एक्सेप्टेबिलिटी हो। हाँ, ये मुश्किल सर आपके सामने नहीं है, यही आप भी मान रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, जैसा कि आशीष जी बता रहे थे, कि अब चूंकि मुश्किल वहां आएगी जहां पर हमें साथ चलना है, और चूंकि अब मेरा चलने का तरीका है कि मैं ऐसे सीधा खड़ा होकर चलता हूं, लेकिन अगर मेरे और अपने अपने कदम चलता हूं, लेकिन अब साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा सर। देखिए, साथ में कदम मिलाकर तो पहले से भी चल रहे हैं, पहले से भी हमारे सहयोगी दल हमारे साथ में है। एनडीए बहुत पहले से मिलकर काम कर रहा है, तो एनडीए में जो हमारे पुराने घटक दल हैं वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं आज भी, और वो आज भी आगे भी मिलकर काम करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी ऐसी समस्या आएगी कि हमारे से कोई छिटक रहा है, कोई जा रहा है, क्योंकि पुराना एनडीए घटक दल पहले से मिलकर ही काम कर रहे हैं, मिलकर ही चुनाव लड़े, और आगे भी मिलकर ही काम करेंगे वो लोग। बिल्कुल। अमरनाथ जी, अब सवाल ये है, हमने आगे का सवाल भी आपसे पूछ लिया, और चूंकि सहयोगियों को लेकर अगर हम बात करें, खबर यह भी है कि दरअसल आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का आप नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन खबर यहां पर यह भी है कि दोपहर से ही फोन जो है वो दोनों तरफ से चालू है, और बातचीत भी दो तरफा हो रही है। ऐसे में, हालांकि आप तो विपक्ष में हैं, देखिए इस बात को मानिए, और आंकड़ा 231 का है फिलहाल, इसमें 1-2 सीट आगे या पीछे, कम या ज्यादा, और आप मजबूत स्थिति में यह भी मानिए, और सरकार बनाने की कोशिश की अगर बात रही तो वहां पर सर कमजोरी है, इस बात को भी समझिएगा। मुश्किल की स्थिति है, विपक्ष मजबूत है आपका, आप विपक्ष में रहकर बहुत मजबूत है। जी जी अभिषेक जी, बात तो सही है कि जनता ने जो हमको सम्मान दिया है वो सर आंखों पे हम लोग उसको लेते हैं। हाँ। और रही बात सरकार बनाने की, तो हर व्यक्ति कोशिश करता है, जनता अगर जनादेश देती है तो हमारे नेता भी प्रयास करते हैं, और अगर जनता ने हमको विपक्ष में रहने के लिए जनादेश दिया है तो हम जनता के भावनाओं का सम्मान करते हुए जो विपक्ष की भूमिका होती है उसको ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। और रही बात कि अनिल जी कई बार इस बात को दोहराए कि इंडिया गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री के योग्य है, ममता जी का नाम इन्होंने लिया, राहुल जी का नाम लिया, बहुत सारे नेताओं का, केजरीवाल जी वगैरह सबका नाम इन्होंने ले लिया। हाँ। लेकिन देखिए, जितना अनुभव कांग्रेस पार्टी को है, हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी शासन और सरकार चलाने का उतना अनुभव है। हाँ। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर एक अपने गिरबाह में झांके तो मोदी जी के सिवाय कोई नेता है उनके पास प्रधानमंत्री बनने लायक? उनके तो सांसदों मंत्रियों को जनता नहीं जानती है। मोदी जी जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने एक बार एनपी सिंह जी कुछ बता रहे हैं, नाम बता रहे थे, एक बार चलते चलते बता दीजिएगा, फिर आपको जाना भी है, उसके बाद अमरनाथ जी बोलिएगा, आगे बात पूरी कीजिएगा। अमरनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। आज प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नाम पर सबकी सहमति है। लेकिन आज भी अगर बात करें कि आप कह रहे हैं दूसरे कोई नेता है, क्या शिवराज चौहान जी नेता नहीं है? क्या माननीय राजनाथ जी नेता नहीं है? क्या माननीय गडकरी जी नेता नहीं है? बहुत सारे नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास उस लेवल के हैं जो प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो आप ये मत समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है। कांग्रेस से अच्छे नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जो कि कोई भी जिम्मेदारी देकर उनको दी जा सकती है और वो आगे उसको निभा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनपी सिंह जी, आपको जाना है, थैंक यू। फिर आपसे मुलाकात होगी और चर्चा आगे जो है थैंक यू वो होगी। और ऐसे में यहाँ पर तमाम अपडेट्स, तमाम
पल पल की अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 295 और 231 तक आंकड़ा पहुंच गया, एनडीए 295 और इंडिया 231। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें, प्रदेशों की बात करें, वहां पर भी लगभग पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और एक आध सीट ऐसी है जहां पर अभी बिल्कुल आखिरी समय है और तस्वीर बिल्कुल क्लियर होने वाली है थोड़ी देर में ही। तो एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है सरकार बनाने का, जो अपने आप में पर्याप्त आंकड़ा है, सरकार बन जाएगी। और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के आंकड़े से काफी पीछे 231 पर है, 272 में सरकार बनती है और 231 पर है। और ऐसे में अपने अपने दावे और अपने अपने वादे हैं, वादे जो जनता से किए थे दावे अब कर रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच में अगर कोई है तो जनता की नजर है ये देखने के लिए कि हमने जिसे वोट दिया उसकी सरकार बनी कि नहीं बनी। तो अब जिस तरह से वोट किया उस तरह से आप समझिएगा एक बड़ा अपडेट आ रहा, एक खबर जहां पर वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव जीते और यह तय था। बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर 6,12,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं और 1 लाख से कुछ ज्यादा वोटों से अगर हम बात करें, देखिए यह आंकड़ा सामने है जहां पर 6,12,970 वोट मिले, माफ कीजिएगा पीएम नरेंद्र मोदी को। 1,52,513 वोटों से अजय राय हार गए। तो वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए। आशीष जी, जी देखिए एकदम देखिए ये सीट तो कोई अप्रत्याशित नहीं है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीतना, मगर ये जरूर है कि मार्जिन्स को लेकर जरूर कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी रायबरेली से 4 लाख से जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री 1.5 लाख से जीत रहे हैं, तो कांग्रेस के पास एक कहने के लिए बात तो होगी कि देखिए भाई आप हमारे नेता का आप मजाक उड़ाते हैं, वो 2-2 सीटों से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जगह से 4-4 लाख से जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री 2 लाख से भी नहीं जीत रहे हैं। तो खैर जीत होती है, हार हो बड़ी हो, मगर एक कह सकते हैं कि विपक्ष के लिए एक मुद्दा जरूर होगा। जो मार्जिन्स हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं है जितना आप देखिए शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा से जीत रहे हैं, अमित शाह 6 लाख से जीत रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर केवल 1.5 लाख वोट से या 2 लाख वोट से जीत रहे हैं तो मार्जिन्स को लेकर जो बिल्कुल इसको लेकर बात तो होगी, जाहिर सी बात, जाहिर तौर पर बातें तो होंगी। बिल्कुल। कुलदीप सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, बीजेपी ऑफिस के बाहर है। कुलदीप, क्या तस्वीर है राजस्थान की? हालांकि 2014 और 19 का आंकड़ा नहीं दोहरा पाए, लेकिन फिर भी सरकार तो बनाई रही है एनडीए की। जी देखिए, राजस्थान में जैसे चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए, शुरुआती रुझानों से ही मालूम चल रहा था कि यहाँ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पिछले 2 बार के चुनाव में हैट्रिक लगाती आई है और बाकी 25 सीटें यहाँ पे जीत गई है। इस बार उम्मीद थी कि हैट्रिक लगाकर इस बार वापस से नरेंद्र मोदी के झूले में 25 की 25 सीटें देने की, लेकिन जहां अब परिणाम पूरे हो चुके हैं, राजस्थान की 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी मात्र 13 सीटें जीत पाई है और 12 सीटें एक बार फिर कांग्रेस के खाते में रही है। कांग्रेस चीज को लेकर खुश है आज लोग, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ खाता नहीं खुला और आप जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर राजस्थान में लगे, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर आपके सामने है, जहां पर राजस्थान में इतने बड़े मार्जिन से हार के बाद कहीं न कहीं अभी इस पार्टी कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम था, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि रद्द होता जा रहा है। प्रत्याशियों के आने की बात थी, लेकिन प्रत्याशी नहीं आए हैं। एक बड़ा मार्जिन राजस्थान से हार का कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। छोटी छोटी जो सीटें गई है, मैं मानता हूँ कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आसपास के राज्यों से जो सीटों का डैमेज हुआ है, वो कहीं न कहीं वो 400 पार के मार्जिन को पूरा नहीं कर पाए। बिल्कुल, राजस्थान में एक नुकसान। जी आशीष जी, जी बड़ा सवाल ये भी हुआ है कि यहाँ तमाम प्रत्याशियों की साख दाव पर लगी थी। कुलदीप आ रहा हूँ, सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ आपके पास, और एक अपडेट भी दे दूं दर्शकों को। काउंटिंग से बीच लखनऊ में बड़ी हलचल। जी हाँ, काउंटिंग के बीच लखनऊ में बड़ी हलचल, जहां पर बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। सीएम के आवास पर यह बैठक चल रही है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल हैं। काउंटिंग के बीच लखनऊ में हलचल बढ़ गई है, जहां पर लखनऊ में सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक जारी है और चंदन हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंदन, हलचल बढ़ गई है, बैठक जारी है, खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए जितेश, मैं आपको बता दूं, मेरे जस्ट पीछे मुख्यमंत्री आवास है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें दोनों डिप्टी सीएमओ की अगर बात करिए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेन्द्र चौधरी, उनके साथ तमाम जो नेता है उनको लेकर एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अभी आवास पे उनके बैठक चली, लेकिन देखिए हलचल की अगर बात की जाए तो कई ऐसी सीट है जहां पर करारा झटका लगा है, यानी करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई और बैठक में जो तमाम नेता है उनसे बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष है और दोनों डिप्टी सीएम है और कई भी ऐसे नेता हैं उनसे भी बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ अभी फिलहाल कौन कौन वहां पर मौजूद है, चूंकि दोनों डिप्टी सीएम की खबर है, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर है। बिल्कुल, देखिए इसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष है भूपेन्द्र चौधरी, उनके साथ साथ जो और कई मंत्री हैं वो अगर बात कर ली जाए, नगर विकास मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है AK शर्मा, वो भी उस बैठक में शामिल है। ऐसे तमाम और जो मंत्री हैं वो भी उस बैठक में शामिल है। हालांकि बैठक में क्या बातचीत चल रही है, क्या निर्णय निकल के आता है, अभी बैठक खत्म होने के बाद ही तस्वीरें कुछ साफ हो पाएगी। लेकिन हलचल जो थी, जो कयास लगाया जा रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था और यूपी में 80 सीटों पर जो कयास लगाया जा रहा था, वो कयास कहीं ना कहीं अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी में एक बड़ी बैठक बुलाई और बैठक में तमाम मंत्री हैं उनसे भी चर्चा चल रही है। अब चर्चा क्या होती है, अब जब लोग बाहर निकलते हैं उनसे बात करी जाएगी, उसके बाद ही देखा जितेश चीजें क्लियर हो पाएंगी। जी बिल्कुल, चंदन और वर्षा आप बने रहिए, आपके पास हम आएंगे। और चूंकि कुलदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। आशीष जी, अब राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जैसा मैंने कहा कि 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के साथ अपना सरकार बनाई थी। एक आपको यह ध्यान रखना होगा। साथ ही राजस्थान वो राज्य है जहां लगभग पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 2014 और 19 में बीजेपी स्वीप करती रही, यानी 25 की 25 सीटें जीतती रही है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जहां क्लीन स्वीप लगभग करती रही है। 3 बड़े राज्य हैं जहां बीजेपी, इनमें से 2 राज्यों में बीजेपी ने अपने परफॉर्मेंस लगभग वही रखा है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं, गुजरात में भी 26 में से 25 सीटें जीत रहे हैं। तो आखिर राजस्थान में क्या गड़बड़ हो गया, एक बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका अंदाजा बीजेपी को नहीं था। अगर आपको याद होगा, 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव था। राजस्थान के चुनाव पहले और दूसरे फेज में ही हो गए थे। कारण ये था कि वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए अमूमन चुनाव आयोग ने शुरुआती पहले 2 फेजेज में ही, पहले फेज में 19 तारीख को 13 सीटों पर और उसके बाद जो 25 तारीख को चुनाव था वहां 12 सीटों पर चुनाव हो गया था। पहले फेज में जब 19 तारीख को वोटिंग हुई थी, उसके बाद ही बीजेपी को इस बात का आभास हो गया था कि राजस्थान में कुछ गड़बड़ है। यही कारण है, आपको याद होगा, जो प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र वाली बात की थी सबसे पहले, वो फर्स्ट फेज के चुनाव के इमीडिएटली बाद अगले ही दिन बांसवाड़ा में की थी। बांसवाड़ा में उनकी रैली थी राजस्थान में, जहां उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद फिर ये नैरेटिव बन गया, तमाम मुद्दे आते गए। मगर कहीं ना कहीं राजस्थान का जो फीडबैक था वही सबसे क्रूशियल था, क्योंकि 19 अप्रैल को राजस्थान में 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी को यह फीडबैक मिल गया था कि वहां जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है, ये सीटें जो आप देखिएगा जो बीजेपी हारी है, ये फर्स्ट फेज की है सारी की सारी। बिल्कुल, एक अपडेट इटावा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दौरे जीत गए, बीजेपी के रामशंकर कठेरिया, इसको ठीक कर लें, रामशंकर कठेरिया हार गए हैं। जी हाँ, इटावा चूंकि रहा समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी प्रत्याशी जीते। यहां पर 2014 में अशोक दौरे और 2019 में रामशंकर कठेरिया यहां से जीते। लेकिन 24 में इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यह सीट वापस ले ली है भारतीय जनता पार्टी से और यहां से जितेंद्र कुमार दौरे जीत गए, रामशंकर कठेरिया हार गए हैं। आशीष जी, ये भी अपने आप पे, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी के लिए तो फुल, अगर हम देखें, एक तरह से अच्छा मैंडेट उनके लिए आया है, एकदम बोनेंजा है। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर काफी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जीवित हो गए फिर से एक तरीके से। या कांग्रेस के बाद मुझे लग रहा है इंडिया अलायंस में सबसे ताकतवर दल के तौर पर वो उभरे हैं। पिछली बार उनके पास केवल 5 सांसद थे, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव भी हार गए। 2022 में कहीं ना कहीं एक तरीके से हाशिए पर चले गए थे। मगर जिस तरीके का कमबैक अखिलेश यादव ने किया है, अनप्रेसिडेंटेड है और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर उनके कैडर को, उनकी खुद की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जिस तरीके से आप देखिए कि पिछली बार जब 2019 का चुनाव, अब देखिए, जब सपा और बसपा साथ आए थे, ये माना जाता था कि जब सपा और बसपा साथ आएंगे तो यूपी में क्या बचेगा। उस जमाने में भी केवल 64 सीटें बीजेपी जीत गई और अब जब सपा एक तरीके से
अकेले लड़ रही है बसपा हाँ। के अलग कांग्रेस के साथ अलायंस में, तब अखिलेश यादव का ये प्रदर्शन करना, मैं आंकड़े देख रहा था लगभग 36 सीट पर अखिलेश यादव आगे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी सबसे बड़ी दल समाजवादी पार्टी होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं आशीष जी, तो चूंकि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो ये कहा गया कि मुलायम सिंह ने जितवाया, चूंकि उनके तब कोई इस बात की चर्चा नहीं थी कि अखिलेश यादव सीएम बनेंगे, और सीएम बना दिया। लेकिन पहला मौका अखिलेश यादव की राजनीति में शायद यही चुनाव है एकदम नेताजी के एकदम अजितेश, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि यहां पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है, नेताजी अब नहीं है, और अपने दम पर उन्होंने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में एक तरीके से तमाम एग्जिट पोलों को नकार कर और तमाम जो सियासी पंडित हैं उनको झुठलाते हुए, और उन्होंने जिस तरीके से अपने दम पर बिना किसी बसपा को साथ लिए हुए उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। सपा एक नंबर की पार्टी हो गई है इस वक्त। मुझे लग रहा है बीजेपी से ज्यादा सीटें सपा को आ रही हैं, 36 के आसपास सीटें मैं देख रहा था। सपा के पास है 7, कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस के पास 43 सीटों पर लीड है, जो कि बहुत ही मैसिव है, और कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा उनके मनोबल जो है उनकी पार्टी को और उनको राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा ये मनोबल है उनके लिए, और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। और सही आपने कहा कि राजनीतिक अपने पिता की और जो छत्रछाया उससे निकलकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये एक सबसे बड़ा अब तक का प्रदर्शन। बिल्कुल चंदन, जाहिर सी बात है बैठक चल रही है और खबर भी दरअसल चिंता भरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का 2014 और 19 में रिकॉर्ड रहा, उस मुताबिक वो रिकॉर्ड नहीं रहा इस चुनाव में, और जो परिणाम है वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। तो लखनऊ की सियासत में अगर हम बात करें, फिलहाल गर्मी के मौसम में आज के दिन भर के बाद जो अपडेशन आया है, जो परिणाम आए हैं, सियासत की गर्मी कितनी बढ़ गई? बिल्कुल देखिए आदित्य, सियासी पारा जो है, एक तो गर्मी का पारा, उसके बाद सियासी पारा है वो भी लगातार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरह का कयास भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। वही समाजवादी पार्टी की देखिए अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार अपने उठान पर है, अपनी जीत दर्ज करा रही है। वो चाहे गाजीपुर की बात करी जाए, चाहे बस्ती की बात करी जाए, चाहे बाराबंकी की बात करी जाए, और हाल ही में जो राम मंदिर बना है जहां पर अयोध्या है, वहां से जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक करारी हार उनको मिली है। उसके बाद वहां से समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उसने जीत दर्ज करी है। तो ये साफ तौर पर यह तय हो चुका है कि जो सियासी पारा है वो भी काफी चढ़ा हुआ है, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनमें काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार पूर्वांचल साधने में लगी हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री तक ने, और अमित शाह गृह मंत्री है और उन्होंने भी बड़ी बड़ी बैठकें किया था, बड़े बड़े रोड शो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल है वो उनसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के खेमे में लगातार जीत दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग पर एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, साथ ही साथ ही और तमाम मंत्री है वो मौजूद है। इन्हीं सब चीजों पर मंथन चल रहा है, जिसको लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है, और सीएम खुद बैठक ले रहे, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए चंदन। कुलदीप हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, लखनऊ में तो बैठक चल रही है, और जाहिर सी बात है बैठक चल रही है तो चर्चा क्या हो रही होगी ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन राजस्थान की बात करें तो बीजेपी ऑफिस के बाहर पीछे आप मौजूद है, आपके पास हम आएंगे, आपसे अपडेट लेंगे, वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये भी पूछेंगे। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज जीत गए, बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, पुष्पेंद्र सरोज जीत गए हैं समाजवादी पार्टी के, और अपने आप में ये भी एक अहम अपडेट है। इसके बाद कुलदीप आपके पास आएंगे और आपसे हम तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, कौशाम्बी की बात आपने की, कौशाम्बी का जिक्र किया, ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी इसलिए आज से कि ये प्रभाव क्षेत्र है राजा भैया का। आपको याद होगा वहां से जो बीजेपी के सांसद हैं विनोद सोनकर, उन्होंने कुछ बयान दिया था राजा भैया के खिलाफ, जिसको लेकर राजा भैया नाराज थे, और राजा भैया ने खुली चुनौती दी थी कि कहीं ना कहीं कि वो इस सीट पर बीजेपी को, खासतौर पर विनोद सोनकर से उनकी नाराजगी थी, जो सांसद है वहां की सिटिंग, उन्होंने उसे हराने का जिम्मा लिया था। और कहीं ना कहीं राजा भैया के प्रभाव की न केवल ये बल्कि प्रतापगढ़ वाली सीट भी है, 2-3 सीटें जो राजा भैया के प्रभाव की क्षेत्र हैं, वहां मुझे लग रहा है राजा भैया वाला फैक्टर काम कर रहा है। बिल्कुल। और कौशाम्बी में विनोद सोनकर की हार, और वहां पर इंद्रजीत सरोज पासी नेता है बड़े, ये भी एक मैंने जैसा बताया कि
समाजवादी पार्टी ने जो एक सोशल कोalition बुना है इस बार, वो बहुत जबरदस्त है। इंद्रजीत सरोज पासी समाज से आते हैं और इनका बड़ा प्रभाव है अपने समाज में, और पासी समाज का एक अच्छा खासा प्रभाव है। अगर आप जाइएगा अवध क्षेत्र में, लखनऊ से आप इलाहाबाद के बीच में जाइएगा, बाराबंकी है या कौशाम्बी है, प्रतापगढ़, इन तमाम सीटों पर है। इंद्रजीत सरोज के लड़ने से वहां पासी समाज में काफी ज्यादा जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए सहानुभूति थी। खुद भी जीते हैं और मुझे लग रहा है उनके प्रभाव से कई आसपास की सीटें भी प्रभावित हुई होंगी। तो ये कौशाम्बी की जीत कहीं ना कहीं राजा भैया का जो एक था, उन्होंने जो कहा था कि वो कौशाम्बी सीट विनोद सोनकर को हराएंगे, तो मैंने जैसा कहा कि बीजेपी के सांसदों के खिलाफ बहुत नाराजगी थी। बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में एक हार है उसका एक बहुत बड़ा कारण उनके खुद के सांसद हैं, उनका बड़बोलापन है, उनकी जो कार्यशैली थी वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे, शिथिल थे। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब भी बीजेपी एनालाइज करेगी, लखनऊ में जैसे बैठक हो रही है इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर, तमाम तरह की बातें होंगी, मगर मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा फैक्टर जिस पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सोचना पड़ेगा, जिसकी बात लगातार चुनाव में भी हो रही थी कि सांसदों से नाराजगी है, मगर सब ये कहते थे कि कोई बात नहीं है, मोदी फैक्टर है, चल जाएगा, मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। मुझे लग रहा है वो हुआ नहीं। बाकी जगह हो गया शायद मध्य प्रदेश में, यूपी में नहीं हुआ। यूपी में वोटरों ने कहीं ना कहीं सांसदों को जो है इसकी सजा दी है। तो उनका यह कहना था कि बार बार मोदी जी के नाम पर खाली आपको वोट देके नहीं भेज सकते, आपको भी परफॉर्म करना होगा। तो एक बड़ा मैसेज बीजेपी के तमाम सांसदों के लिए और खुद बीजेपी के लिए भी है कि केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ओवर डिपेंडेंट करके अब चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें भी परफॉर्म करना होगा, लोगों के बीच में कनेक्टेड रहना होगा, परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इसको लेकर कुछ और भी चर्चा आपसे मैं पूछूंगा। कुलदीप हमारे साथ चूंकि बने हुए राजस्थान से। कुलदीप, जैसा कि मैंने सवाल किया था, क्या हलचल है बीजेपी ऑफिस के बाहर, चूंकि आप मौजूद हैं? कुलदीप, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं आ रही है। और चूंकि आप लगातार जब हम बात कर रहे हैं इसको लेकर, आशीष जी देखिए, मैं राजस्थान की जो आपको बात कह रहा था, मैंने कहा राजस्थान में बीजेपी को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। यही कारण है कि बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मंगलसूत्र वाली बात की थी। राजस्थान में दो फैक्टर्स काम किया। अगर आप सीटों को देखिएगा, 11 सीटें बीजेपी हारी है 25 में से राजस्थान में। इनमें से 5-6 सीटें तो एक साथ है, जो शेखावटी रीजन है, वहां पर बड़ी संख्या में जाटों का प्रभाव है। जाटों में बहुत भयंकर नाराजगी थी इस बार। मैं खुद गया था उस क्षेत्र में। आप समझिए कि वहां चूरू एक सीट है, वहां पर बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटा था। वो खुद भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे, कांग्रेस से जीत भी गए वो। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री ने उनका टिकट काटा था और उसके बाद भी वो कांग्रेस ज्वाइन करके जीत रहे हैं। इसके अलावा सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, गंगानगर है और बाड़मेर की सीट है। ये शेखावटी का जाट इलाका है। ये एक तो जाटों में नाराजगी थी, उसका खामियाजा 6 सीटें तो इधर की हो गई। दूसरी तरफ जो 4-5 सीटें अगर आप देखिएगा, वो ईस्टर्न राजस्थान का है, जहां पर गुर्जर और मीना इस बार एक हो गए थे। किरोड़ीलाल मीना बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े हुए थे। बहुत ही ज्यादा मीना समाज में नाराजगी थी कि उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और गुर्जर जो पिछली बार कांग्रेस से अलग चले गए थे, उन्हें लग रहा है कि सचिन पायलट की वापसी हुई है, उनको सम्मान दिया गया है। तो गुर्जर और मीना आ गए थे। इस कारण से आप समझिए करौली धौलपुर की सीट है, दौसा है, भरतपुर है, इस तरह की जो तमाम सीटें हैं, सवाई माधोपुर है, टोक सवाई माधोपुर, ईस्टर्न राजस्थान का ये 5-6 सीटें एक तरफ की, और जाट बेल्ट की जो शेखावटी की 6 सीटें, ये मिलाकर ये 11 सीटें होती है। यही 2 एरिया हैं जो मुझे लग रहा है राजस्थान में डैमेज हुआ। इसके अलावा 14 सीटें हैं, वो बीजेपी जीत रही है। मगर ये 2 बड़े फैक्टर इस बार राजस्थान में काम कर रहे थे। बिल्कुल। अनिल पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। अनिल जी, जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन भले ही सरकार ना बना पाई हो, लेकिन कार्यालय पर आज जश्न तो हो रहा होगा। बेशक जी, आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी पे करीब 12 साल बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पिछाड़ते हुए सर्वाधिक जीत हासिल कर ली है इंडिया गठबंधन ने। बात करें तो जिस तरह से हुजूम उमड़ा है सपा कार्यालय पर, आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं और सपा संबंधित कार्यालय करता है। ये इसका हुजूम उमड़ पड़ा है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। यही कांग्रेस कार्यालय में भी है। एक